नमस्कार, मैं हूं अनुपम और आप देख रहे हैं शाम के 7 बजे खबर दमदार। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 4 बड़ी तस्वीरों के साथ। आज दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा हुई है, क्योंकि हर किसी के मन में अब सवाल है कि कब तक कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष के जरिए ही काम चलाती रहेगी। ऐसे में कांग्रेस ने जून में नए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव का ऐलान कर दिया। इस मौके पर किसान आंदोलन को लेकर भी चर्चा हुई है, जिसमें साफ कहा गया है कि कांग्रेस किसानों की मांगों के साथ खड़ी हुई है। वहीं किसानों ने सरकार के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसको उन्होंने किसानों के सामने रखा था कि कमेटी की रिपोर्ट आने तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को होल्ड कर सकती है। मतलब अब साफ है कि किसानों का आंदोलन और ज्यादा खिंचने वाला है। लेकिन प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सियासी सरगर्मी उतनी ही तेज होती जा रही है। अखिलेश यादव आज आजम खान के परिवार से मिलने रामपुर पहुंच गए, जहां आजम खान की पत्नी ने अखिलेश यादव का स्वागत किया, क्योंकि आजम खान तो सलाखों के पीछे बंद हैं। जबकि चौथी तस्वीर सत्ताधारी पार्टी के कार्यालय की है, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भगवान राम की मूर्ति का उद्घाटन किया है। इन तस्वीरों के अलावा भी प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर न्यूज 18 की नजर है, जिनको विस्तार से हम बताएंगे। तो बड़ी खबर की सबसे पहले हम बात कर रहे हैं न्यूज 18 की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने जिस तरीके से खबर दिखाई थी कि किस तरीके से देहरादून के स्पा सेंटर्स पर काम हो रहा है, इस पर पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। किस तरीके से वहां पर पाप लोक बना हुआ है, यह हमने दिखाया था। 11 थाना क्षेत्रों पर पुलिस ने यहां पर छापेमारी की है। 100 से ज्यादा स्पा सेंटर्स पर पुलिस की टीम पहुंची है और वहां पर छापेमारी की जा रही है। रिकॉर्ड्स को खंगाला गया है। इस दौरान पुलिस ने 8,60,000 का जुर्माना भी लगाया है। बातचीत करने के लिए सत्येंद्र बर्थवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, न्यूज 18 की खबर का बहुत बड़ा असर है और हमारी खबर के दिखाने के बाद ही अधिकारी नींद से जागे हैं और ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल अनुपम, न्यूज 18 का इसे बड़ा असर कह सकते हैं, क्योंकि न्यूज 18 ने पिछले 3 दिन से लगातार एक खबर दिखाई कि देहरादून में जो इस्पा सेंटर चल रहे उनके काले कारनामों की दास्तान अपने दर्शकों को दिखाई थी, जिसके बाद अब देहरादून पुलिस भी हरकत में आई और एसएसपी योगेंद्र रावत ने एक आदेश भी जारी किया था कि सभी थाना क्षेत्रों में जो स्थित इस्पा सेंटर है इनकी छानबीन की जाए, इनका पूरा ब्यौरा खंगाला जाए। जिसके बाद ये कल से ही कार्रवाई शुरू हो गई थी। कल की बात करें हम तो कल 17 इस्पात सेंटरों में छापे पड़े थे और आज करीब 86 इस्पात सेंटरों में कार्रवाई हुई है। अगर हम टोटल की बात करें तो करीब 10 लाख से ऊपर का जो सत्येंद्र, आप नजर बना के रखिए। तो न्यूज 18 की खबर का महा असर यहां पर देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने आजम खान की पत्नी तंजील फातिमा से रामपुर में जाकर उनके घर पर मुलाकात की। यह मुलाकात तब हो रही है जब तंजील फातिमा 10 महीने बाद सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा होकर आई हैं। इस मौके पर आजम खान के बेटे से भी अखिलेश यादव ने मुलाकात की है। यह मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि आजम खान के जेल जाने के बाद यह पहली बार मुलाकात हुई है जब अखिलेश यादव उनके घर जाकर के मुलाकात की है और विश्वास दिलाया है कि पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। अखिलेश ने जौहर यूनिवर्सिटी पर हुई कार्रवाई को गलत बताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। राम गोविंद चौधरी आए, लीडर ओपोजिशन, और लीडर्स आए, हम खुद आए, लगातार लड़ रहे हैं। लेकिन जो कागज की लड़ाई है, जो सरकार कागज गलत बना रही है, लेखपाल उनका, तहसीलदार उनका, एसडीएम उनका, डीएम उनका, एसपी उनका, तो जो कागज की लड़ाई है वो तो न्यायालय में पहुंच गई है। हमें पूरा भरोसा न्यायालय पे। दरअसल योगी सरकार आने के बाद समाजवादी पार्टी में आजम खान समेत उनके परिवार की मुश्किलें काफी बढ़ गई थी, क्योंकि योगी सरकार ने आजम खान की करतूतों के खिलाफ एक्शन लिया और फिर आजम के खिलाफ दर्ज 85 एफआईआर, पत्नी तंजीम फातिमा के खिलाफ 34 एफआईआर, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 42 एफआईआर दर्ज हुई। इन मामलों में कोर्ट के सामने तीनों ने पिछले साल 26 फरवरी को सरेंडर किया, जिसके बाद कोर्ट ने तीनों को जेल भेज दिया था। आजम खान को अब तक 4 मुकदमों में जमानत नहीं मिली है, जबकि अब्दुल्ला आजम को 3 मुकदमों में जमानत नहीं मिली है। वहीं तंजीम फातिमा को 21 दिसंबर को जमानत मिल गई। इसके बाद वो सीतापुर जेल से अपने घर रामपुर आ गई हैं। इधर इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने जौहर यूनिवर्सिटी में जाकर पीसी की। उन्होंने सीधे योगी सरकार को ही आड़े हाथों लिया और आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार को सुंदर चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए कोई भी अच्छी चीज होगी तो तोड़ने पर विश्वास रखते हैं। जिन्होंने जिंदगी भर ठोकना मारना सीखा हो
उनसे पढ़ाई की उम्मीद कोई कैसे कर सकता है। दरअसल योगी सरकार जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन 70 हेक्टेयर जमीन को अपने कब्जे में ले लिया, जो कि अवैध थी। उस पर योगी सरकार ने कार्रवाई की। ऐसे में अखिलेश यादव ने इसी को अब बहाना बनाया है और योगी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। इसके साथ ही परिवारवाद पर भी अखिलेश यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में सबसे ज्यादा परिवारवाद है, शायद जेपी नड्डा को इस बात की जानकारी है नहीं। क्योंकि मुख्यमंत्री खुद पढ़े लिखे, पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते लोगों को, तो अभी तक सड़कों पर क्यों नहीं आया? लगातार विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद, समाजवादी पार्टी ने आंदोलन प्रदर्शन जगह जगह किया है। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आशियाना बनेगा। इसको लेकर आज पार्टी के नाम से 1 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कराई गई। रजिस्ट्री ऑफिस में बैनामा कराने के लिए पार्टी के दिग्गज नेता पहुंचे हुए थे। शहर से 10 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट के पास अनवरगंज में समाजवादी पार्टी का हाईटेक कार्यालय और आवास बनेगा। जल्द ही कार्यालय का निर्माण कार्य भी शुरू कराया जाएगा। पार्टी नेताओं का कहना है कि अखिलेश यादव 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इसी कार्यालय से पूरे पूर्वांचल को साधने का काम करेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी आजमगढ़ के सांसद भी हैं और आज वो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का एक कार्यालय बनने जा रहा है, जिससे यहाँ की जो पूर्वांचल की लड़ाई है, जो यहाँ गरीब किसान नौजवानों की लड़ाई है, उसको एक धार मिलेगी और एक बड़ा संदेश जाएगा पूरे पूर्वांचल के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जेपी नड्डा के दौरे की। बीजेपी अध्यक्ष लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन बीजेपी दफ्तर में राम मूर्ति को स्थापित किया है। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए, जिन्होंने जेपी नड्डा को भगवान राम की मूर्ति भेंट की। इन तस्वीरों के जरिए संदेश बहुत साफ दिया गया कि भगवान राम में हमारी आस्था अपार है, लेकिन इसके सियासी मायने बहुत साफ हैं। बीजेपी को 2022 का चुनाव भी दिख रहा है। ऐसे में बीजेपी किसी भी हाल में राम से खुद को अलग थलग नहीं दिखाना चाहती है, इसलिए हर मौके पर राम का नाम और उनसे खुद को जोड़े रखने की सियासी चाल चलती रहती है। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा ने आज पूरे वैदिक रीति रिवाज के साथ नींव पूजन किया। नींव की खुदाई का काम फरवरी से शुरू होगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए नींव का पूजन हुआ। वैदिक रीति रिवाज के साथ नींव पूजन किया गया। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन निपेंद्र मिश्र ने नींव का पूजन किया। भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नपेंद्र मिश्र ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा और अर्चना की। रामलला के गर्भगृह के पास से अभी तक मिट्टी हटाई जा रही थी। नींव की खुदाई का काम फरवरी से शुरू होगा। सांकेतिक तौर पर शुरू रामलला के परिसर में नींव की खुदाई का काम फरवरी महीने से युद्ध स्तर पर शुरू होगा। इंजीनियरों की निशानदेही के बाद वैदिक रीति रिवाज के साथ भूमि पूजन किया गया। पूजन के बाद नपेंद्र मिश्र ने फावड़ा चलाया। NGRI फिर से मिट्टी की जांच कर सकती है। नींव की खुदाई के साथ मंदिर निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पत्थर की क्वालिटी टेस्टिंग और परचेजिंग का काम चलता रहेगा। नींव निर्माण के साथ सरयू नदी का भूमिगत प्रवाह रोकने के लिए प्रस्तावित रिटेनिंग वॉल के निर्माण का काम भी नींव की खुदाई के बाद ही संभव है, क्योंकि खुदाई के दौरान निकलने वाली मिट्टी वहां से हटानी होगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी को बूथ स्तर पर एक बार फिर से सक्रिय करने में जुटी हुई है। इसका संदेश जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यालय में हुई बैठक के बाद संबोधन से बहुत साफ कर दिया। माना जा रहा है कि पार्टी चुनावों को देखते हुए योगी मंत्रिमंडल में बदलाव कर सकती है। ये बदलाव सियासी जमीन को देखते हुए किए जाएं, ताकि 2022 के चुनाव में जीतने की गोटी सेट की जा सके। लखनऊ में बीजेपी का बूथ सम्मेलन शुरू हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी इस सम्मेलन में शामिल हुए। बीजेपी मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी है। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर भी बूथ सम्मेलन में मंथन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी एक बात कहते हैं, चुनाव जीतने का मंत्र अनेक हो सकते हैं, लेकिन सबसे सहज और सरल मंत्र है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। और उस बूथ के अध्यक्ष के बल पर उस प्रकार की कमेटी और उसके कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना। और संभवतः भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दल है, सभी पार्टियां परिवारवाद के घेरे में आई हैं। कोई पार्टी नहीं बची है। पिता अपना बैटन बेटे को ही लेके जाएगा, बाकी सब जितने हैं झंडा लेके दौड़े। ये भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जहां एक साधारण
लखनऊ में बीजेपी ने प्रबुद्ध सम्मेलन किया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें जाति धर्म देखकर योजनाओं को लागू करती थीं, लेकिन हमारी सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर काम करती है। न कोई जाति, न कोई धर्म, न कोई संप्रदाय, हर किसी को केंद्र के साथ प्रदेश की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, क्योंकि हमारा लक्ष्य सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि हमारी सरकारें आने वाली पीढ़ियों को बेहतर बनाने की दिशा में काम करती हैं। यह उन योजनाओं के माध्यम से देखने को मिल रहा है। एक एक योजनाओं को आप देखेंगे, उसमें न जाति का भू है, न परिवार का भू है, न किसी प्रकार की क्षेत्र का, न भाषा का, न मत का, न मजहब का, न संप्रदाय का, किसी प्रकार का नहीं। एक ही भाव है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। देश में एक तरफ चुनाव पर चर्चा होती रहेगी, लेकिन कोरोना महामारी ने दुनिया को एक साफ संदेश दिया, जिसका तोड़ हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत कम समय में निकाला। इसी का नतीजा है कि आज प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम तेजी के साथ चल रहा है। देश भर में वैक्सीनेशन के दूसरे राउंड में बचे हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन दिया गया। यूपी में कुल 1500 बूथ बनाए गए हैं, जहां 20 लाख से अधिक वैक्सीन है। स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई गई। प्रदेश में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाया जा रहा है और इस दौरान कोरोना वैक्सीनेशन करने और करवाने वाले वाराणसी के हेल्थ वर्कर्स ने पीएम मोदी से संवाद भी किया। एक तो पहले आप लोग हकदार हैं, क्योंकि इतने चिंता, अनिश्चितता, क्या होगा, कहीं घर पर तो हम कोरोना लेके नहीं चले जाएंगे। इसके बीच भी आप लोगों ने हिम्मत के साथ काम किया, डटे रहे, गरीबों की, बीमारों की सेवा की। दूसरे हैं हमारे वैज्ञानिक, जो बिल्कुल विश्वास के साथ, ये अनजान दुश्मन था ये कोरोना, पता ही नहीं था क्या है कैसा है। और वैज्ञानिक तो आज के आधुनिक ऋषि हैं, वो लेबोरेटरी में बैठे, उन सब ने जो काम किया तब जाके हुआ है। इसलिए इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता है, आप सबको जाता है। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। किसानों के साथ केंद्र सरकार के विज्ञान भवन में आज बैठक हुई, लेकिन समाधान की तरफ आज भी बातचीत नहीं बढ़ पाई। अब तक 11 दौर की बैठक के बाद भी समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। सरकार कृषि कानूनों को होल्ड करने का प्रस्ताव किसानों के सामने रखा गया था, लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और साफ कर दिया कि इस प्रस्ताव से बात नहीं बनेगी। हम तीनों कानूनों की वापसी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जब तक सरकार ऐसा नहीं करेगी तब तक बात नहीं बनेगी। वहीं 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने पर भी बात नहीं बन रही है। दिल्ली पुलिस ने अब तक इसकी इजाजत नहीं दी है। बीते दिन पुलिस और किसानों के बीच बैठक हुई, लेकिन बात नहीं बनी, क्योंकि किसान दिल्ली की रिंग रोड पर रैली निकालना चाहते हैं, लेकिन पुलिस किसानों को केएमपी एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कह रही है। उन्हें ये कहा है कि आप अगर बात करना चाहते हो तो हमको बता दो, हम आपसे बात कर लेंगे। हमको बताना है कि हमें सरकार से बात करनी या नहीं करनी। 26 जनवरी को तो चलेंगे, हाँ चलेंगे। 26 को आइयो, वहीं मिलिए। 26 तारीख में है ट्रैक्टर पर, आइयो बैठ के। अभी मीटिंग में देखेंगे करना है जो नहीं करना है। लगातार यह कोशिश हुई कि जनता के बीच में और किसानों के बीच में गलतफहमियां फैलें और उन गलतफहमियों का फायदा उठाकर कुछ ऐसे लोग जो हर अच्छे काम का विरोध करने के आदी हो चुके हैं। खबर दमदार में आज बस इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें। नमस्कार।